बेटा आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के हवाले से। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन was discovered by a scientist named Goldstein in 1886. A scientist with name Goldstein discovered proton. अच्छा, कैसे डिस्कवर किया इसने प्रोटॉन को, ये देख लेते हैं। इसने बेटा डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट करवाया, जैसा कि अब तक दूसरे साइंटिस्ट करवा रहे थे। इसने भी डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया। कल हम डिस्चार्ज ट्यूब को बड़ा डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आज मैं डिस्चार्ज ट्यूब के हवाले से बहुत ज़्यादा लंबी कोई बहस करूंगा नहीं। इसकी कंस्ट्रक्शन हम कल भी देख चुके थे कि एक ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, एक एनोड होता है, ठीक है, एक कैथोड होता है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ना कैथोड में चेंजेस है, कैथोड में थोड़ा सा चेंज है। कैथोड हमारे पास बना हुआ है बेटा परफोरेटेड। मतलब बेटा होल्स सुराख। में। परफोरेटेड का मतलब है, परफोरेशन का मतलब है सुराख, ठीक है। होल्स हुए हैं ना सर उसमें। जी जी जी, होल्स हुए में सुराख हैं। अच्छा, इट इज, इसको अज्यूम करने के लिए आप ऐसे समझ लो जैसे कि आपके होल्स भी ना इरेगुलर नहीं है, रेगुलर होल्स हैं। जैसे कि आपकी वॉश बेसिन में जाली लगी हुई होती है, उसमें भी कुछ होल्स होते हैं। वो होल्स भी सिमिलर डिवाइडेड होते हैं, सिमिलर पैटर्न पे होते हैं, सिमिलर साइज के होते हैं, एक पर्टिकुलरली एक शेप में होते हैं। यहाँ पर जो कैथोड की प्लेट लगी थी, एक मेटल की प्लेट थी, उसमें भी जो ये इस तरह के होल्स थे वो भी प्रॉपर्ली डिवाइडेड थे और पर्टिकुलर इन शेप थे, ठीक है। अच्छा, जब एक्सपेरिमेंट करवाना शुरू किया है इन्होंने, अच्छा इन्होंने एक काम और किया था क्या, इन्होंने जो डिस्चार्ज ट्यूब थी ना, इसमें कैथोड की बैक साइड पर, इस ट्यूब के यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर जिस मैंने एरिया को हाईलाइट किया है, इस एरिया पर इन्होंने एक कंपाउंड लगाया था दैट इज कॉल्ड जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड बेटा एक खास किस्म का कंपाउंड होता है, और जिंक सल्फाइड रेफर करता है हमारे पास व्हेन रेडिएशंस हिट्स, कोई इनविजिबल रेडिएशंस अगर इससे टकराती हैं, इट चेंजेस इट कलर, तो वो अपने कलर को बदलता है। या इसको अगर शॉर्ट शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज में लिखें, इस पूरी बात को अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज में लिख लें तो बेहतर होगा। जिंक सल्फाइड बेसिकली रेडिएशन सेंसिटिव कंपाउंड है। सर इसका खुद का कौन सा कलर होता है? बेटा ये ऑरेंजिश येलो कलर का होता है इनिशियली, ठीक है, ऑरेंजिश येलो कलर का होता है इनिशियली, और बाय द पैसेज ऑफ टाइम अगर इस पर कोई पॉजिटिव इनविजिबल सब्सटेंस आकर टकराता है तो इसका ये जो ऑरेंजिश येलो कलर है ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा सर, जी आपने कहा है पॉजिटिव में ये रेड में बदल जाता है, तो यानी अगर कोई और रे होगी, यानी कोई और उसकी जैसे नेगेटिव हो या कोई भी ऐसी रे हो डिफरेंट हो पॉजिटिव से, तो ये क्या दूसरा कलर अपनाएगा या रेड ही पे बेटा, रहेगा? ये कलर चेंज जो है ना वो बेसिकली इसमें अलग अलग ही होते हैं। यानी कि पॉजिटिव की सूरत में ये रेडिश कलर देता है और नेगेटिव की सूरत में ये डार्किश येलो कलर का हो जाता है। जहां तक मुझे सही याद पड़ रहा है डार्किश येलो हो जाता है या डार्किश ऑरेंज हो जाता है, एग्जैक्टली मुझे अभी सही याद नहीं है, लेकिन हाँ अलग अलग चार्ज के ऊपर ये अलग अलग तरह का कलर दे सकता है। ओके सर। सर अगर न्यूट्रल चार्ज आगे टकराएगा तो भी कलर चेंज होगा? कलर रेडिएशन सेंसिटिव मैं कह रहा हूँ, तो न्यूट्रल चार्ज के ऊपर इसका बिहेवियर कोई नहीं होगा, मतलब ये अपना कलर चेंज नहीं कर पाएगा। इट ये सिर्फ और यस सिर्फ सर, ये उन्हीं उन्हीं रेडिएशंस पर
अपने कलर को एडजस्ट करता है जिनके ऊपर चार्ज हो, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव। न्यूट्रल के ऊपर ये इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या किया, इसने जब एक्सपेरिमेंट करवाया तो अच्छा, इस प्रोसेस की भी जो रिक्वायरमेंट है वही है हाई वोल्टेज, कितना, तकरीबन 10,000 वोल्ट का, और लो प्रेशर। लो प्रेशर 0.1 से लेकर 0.1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर तक प्रेशर हो सकता है। ये इस प्रोसेस की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गई। अब होता क्या है बेटा, जब हम इसमें प्रोसेस को ओके करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकलकर सर ये जी एक्सक्यूज मी, सॉरी मैं वो कर रही हूँ। जी सर जी ये नैनोमीटर होगा कि नैनोटॉर होगा? बेटा ये नैनोमीटर है। अच्छा, ठीक है। सही है सही है। अच्छा, ये यहाँ से ट्रेवल करके पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर, कैथोड प्लेट पर। ठीक है। अब जब ये कैथोड प्लेट पर आ गए तो कैथोड प्लेट पर यहाँ पर इनके जमा होने के बाद, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमारे पास जमा हो गए भरपूर अंदाज में, तो अब सर होल्स से बाहर नहीं निकले, ये जमा कैसे हो रहे हैं फिर? क्या एक सर्टेन टेंडेंसी है एटम इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर एडजस्ट होने की ना। होल्स ये रहे, होल, अच्छा पहले तो होल थे ही नहीं, तो सोचो पहले कैसे बाहर निकले। पिछला जो एक्सपेरिमेंट करवाया था सर वो ओवरफिल हो गए थे ना। यहाँ पर भी ओवरफ्लो ही होगा बेटा, सेम एक्सपेरिमेंट। सर पर यहाँ तो पहले ही निकलना शुरू हो जाएगा, मतलब क्योंकि इसमें होल्स हैं। बेटा होल का सर मतलब, आपने जैसे टंकी वाली एग्जांपल दी थी, अगर टंकी में सुराख होगा, अगर हम थोड़ा भी पानी भरना शुरू करेंगे तो वो तो गिरना शुरू हो जाएगा ना। बेटा पानी में और इन पार्टिकल्स में थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा। बेसिकली है ये बात कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो यहाँ पर जैसे होल है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एडजस्ट कैसे होते हैं, देखो ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट के एटम्स हैं जो भी है, इलेक्ट्रॉन इन एटम्स के बीच बीच में ऐसे आते हैं। ये जो बीच बीच में जगह होती है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ इन जगह, अब जब ये जगह भर जाती है तो उसके बाद ओवरफ्लो होता है, समझी। ओके सर। तो अब ये जो होल्स है ना, तो लेकिन ये भी तो, जी जी बोलो। सर पहले वाले एक्सपेरिमेंट से तो थोड़े जल्दी ही जाएंगे ना, ओवरफ्लो होगा। ये बेटा बेसिकली बहुत ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की जो टेंडेंसी होती है ना वो अपनी जगह रहती है वैसे ही ना, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं आता। हाँ फर्क आता है। जी सर, ओके। सर पर ज्यादा आना चाहिए ना, क्योंकि इसमें तो होल्स हैं, तो इसमें तो जल्दी मतलब जगह वो कर लेंगे, हाँ और कैपेसिटी उसके बाद जल्दी बाहर भी निकलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही है, बहुत देखो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल फर्क नहीं आता। अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि जब आप इसको ऐसे समझ लो, तो ट्यूबलाइट जलाते हो, तो ट्यूबलाइट जलाते जब बटन ऑन करते हो तो कितना टाइम लगता है ट्यूबलाइट को जलाने सर फौरन ही हो सर जाती है नैनो एक सेकंड सेकंड। में। में? सेकंड्स का फर्क होता है ना सर, मतलब सेकंड्स का टाइम लगता है सर। तो मैं भी तो यही यस कह सर। रहा हूँ बेटा कि इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। ओ। तो अब अगर इस टाइम ड्यूरेशन को देखो कि मतलब कि इस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से जो मैंने ट्यूबलाइट वाली एग्जांपल पे बताया, तो उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से तो ये टाइम ड्यूरेशन फिर आप इसमें डिफरेंस कितना क्रिएट कर लोगे। समझ में आ रही है बात। यस सर यस आ सर। गई। तो ये चीज है। अब क्या हुआ कि भाई यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ओवरफ्लो होना शुरू हुए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से ओवरफ्लो होंगे तो रास्ते में आपको याद होना चाहिए कि आपने गैस रखी हुई, तो गैस के एटम्स भी तो होंगे। अब एक एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। अगर हम कैरम खेलते हैं, या कैरम छोड़ो, एक टेनिस बॉल रखी है और उस पे मैं एक फुटबॉल से हिट कराऊं, क्या होगा? टेनिस बॉल उड़ती हुई जाएगी हम्म। जाए। अब इस जगह पर मैंने ग्लू लगाई और फुटबॉल रख दी, अब मैं टेनिस बॉल से इसको हिट करूं, क्या होगा? टेनिस बॉल वापस आ वापस जाएगी आ जाएगी। सेम स्पीड से। ठीक हो गया। जब यहां से रेडिएशन निकलती है बेटा,
तो ये रेडिएशन एक इलेक्ट्रॉन नहीं होती बल्कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की बीम होती है। और मान लो अभी इसमें हाइड्रोजन का एटम रखा हुआ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की बीम मैं इसमें से पास कर रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन की बीम, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन का वजन कम होगा और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का वजन ज्यादा होगा, और ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ वजन नहीं रख रहे बल्कि आप ध्यान दें तो ये बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल भी करके आ रहे हैं। तो ये मिसाल ऐसी हो गई कि एक फुटबॉल बहुत तेज स्पीड से आगे किसी टेनिस बॉल को हिट करे, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि वो दूर फेंकाएगा उड़ के। यस सर। तो ये जब रेडिएशन से इस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगी तो ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम में से बाहर आ जाएंगे। अच्छा जितनी और ये भी उनके साथ मूव करेंगे? बिल्कुल, ये भी उन्हीं के साथ मूव करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इतनी स्पीड से टकराएं कि मतलब वो कहते हैं ना किसी को भरपूर अंदाज में आप लात मार दें फुल एकदम पावर से, तो वैसी लात पड़ी है इनको। तो ये अब इन्हीं के साथ शामिल होकर ये भी मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स एनोड। अच्छा व्हेन, अब यहाँ पर समझने की बात क्या है कि व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन्स, when atom lose electrons it acquires positive charge। जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। जैसे कि अगर हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो ये उसका न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है, ये उसका शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। जब मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो अब क्या रह गया आपके पास? सिर्फ प्रोटॉन रह गया, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस पर क्या चार्ज रह गया? पॉजिटिव चार्ज। यानी कि हाइड्रोजन एटम जब इलेक्ट्रॉन अपना खो देगा तो ये H पॉजिटिव बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अलग हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आए, सॉरी एटम्स जो आए, अब ये कैसे चार्ज हो गए? पॉजिटिव चार्ज हो गए। भाई नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ खींच रही है, तो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ किसको खींचना चाहिए? नेगेटिव को। नेगेटिव प्लेट को। नेगेटिव प्लेट को खींचना चाहिए। वेरी गुड। अब ये पॉजिटिव चार्जेस मूव करना शुरू हो जाएंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट। अच्छा बीच बीच में सुराख बनाने का मकसद क्या था? कि ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है ये सुराख में से बाहर निकल जाए, अट्रैक्शन की वजह से ये यहाँ आए खिंच के तेज स्पीड से, और सुराख की जगह पर से ये गुजर रहे थे, यानी कि पार्टिकल आ रहा था यू स्ट्रेट लाइन में, बहुत तेजी स्पीड से आ रहा तब था। ये जरूरी है कि ये सुराख से ही निकले, अगर ये उधर उधर भटक गए तो इधर उधर भटकेंगे क्यों? पहली बात तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा ना बेटा। सर नहीं, मतलब आप कह रहे हैं ना सुराख से डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा? नहीं नहीं, देखो प्लेट हो सकता है कुछ पार्टिकल्स यहाँ सॉलिड जगह से टकरा जाए, हो सकता है कुछ यहाँ पर यस सर, टकरा मेरा जाए, यही है। ये मसला नहीं है कि टकराएंगे नहीं, हाँ इधर उधर भी टकरा सकते हैं, बट कुछ तो इस होल में से पास होंगे ना। हाँ कुछ Yes, होंगे sir. सर, सारे हाँ, नहीं होंगे। सारे नहीं होंगे, बस मैं उन कुछ की बात कर रहा हूँ। ये जो कुछ इस होल में से पास होगा ये पीछे जाके कहाँ टकराएंगे? जिंक सल्फाइड पर, यस सर। जो कि रेडिएशन Yes, sir. कंपाउंड है। ये एक रेडिएशन सेंसिटिव पॉजिटिव कंपाउंड है टकराएंगे हम। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेंस करता है ये। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्जेस इससे टकराना शुरू करेंगे, जो इसका रेड ग्लो होगा, ऑरेंजिश येलो कलर होगा जिंक सल्फाइड का, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड। वो रेडिश ग्लो या रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन, वो रेड ग्लो या रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन पॉजिटिव रेडिएशन स्ट्राइकिंग बाय, ये जब स्ट्राइक करेंगे पॉजिटिव रेडिएशन, पॉजिटिव चार्जेस जब टकराएंगे तो ये रेडिश ग्लो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर। सर जी बेटा। सर ये जो पॉजिटिव जो हैं जो जा रहे हैं मतलब नेगेटिव प्लेट की तरफ, वो तो हमारे पास पहले वाले एक्सपेरिमेंट में भी जा रहे होंगे, लेकिन जब हमारे पास वो नहीं था जिंक सल्फाइड, इस वजह से वो रेड ग्लो नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन जा तो वो भी रहे होंगे। जी बेटा वहां पर भी होगा।
तो वो लोग ग्लो प्रोड्यूस नहीं करते गैस में से जब जा रहे होते हैं? ग्लो बेटा प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन ये ग्लो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता ना, क्योंकि कैथोड की वजह से भी तो ग्लो आता है, और वो ग्लो जो होता है वो ज्यादा, जैसे कह सकते हैं कि होता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव वाला ग्लो। उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन्स तादाद में कई गुना ज्यादा होते हैं ना बेटा प्रोटॉन के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ तो हम गैस का बहुत लो प्रेशर रखते हैं। लो प्रेशर का मतलब बहुत बहुत कम अमाउंट में गैस होती है ना हमारे पास। अच्छा सर, ये जो हमारे पास जो रेडिएशन है, पॉजिटिव रेडिएशन, ये सिर्फ और सिर्फ वो मतलब इसमें जब जैसे हम लोगों के पास नेगेटिव रेडिएशन थी, जो नेगेटिव रेट थी, वो एक्चुअली थी इलेक्ट्रॉन्स थे वो लोग, सही है, जो कैथोड से निकल लेते। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। यहाँ पे क्या सिर्फ एटम, ये यहाँ पे एक्चुअली एटम जा रहे हैं जी गैसेस के। पॉजिटिवली चार्ज एटम्स है बेटा यहाँ पर, बिल्कुल सही समझ रही है सही, आप। सही है सर। ठीक है, और कोई सवाल यस बेटा? सर। नो सर, क्लियर हो गया। नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ले लिया ले सर। लिया सर। सर ले लिया। ओके, अच्छा अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज का आपसे जिक्र कर लेता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज या फिर पॉजिटिव रेज। इनको एनोड रेज मत कह देना, उनको कैथोड रे कह रहे थे, तो इनको कहीं एनोड रेज नहीं कह देना, क्योंकि ये एनोड से नहीं निकल रहे, ठीक है ना बेटा। यस सर। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है? दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। यस सर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पॉजिटिव रेज इज डिफरेंट। चार्ज टू मास रेशियो जो होता है वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट गैसेस। मुख्तलिफ गैसेस के लिए ये मुख्तलिफ होता है, इसकी वैल्यू अलग अलग होती तो वो जो पहले बताया था चार्ज अपन मास की वैल्यू, है। तो वो किसके लिए थी? वो इलेक्ट्रॉन की थी, ये प्रोटॉन की आ रही है बेटा। देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स, और ग्राम्स में इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 28 ग्राम। इसी तरीके से प्रोटॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का हो गया। प्रोटॉन की अगर बात करें तो प्रोटॉन का मास होता है, चार्ज होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, सेम होता है चार्ज, लेकिन मास इसका होता है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 ग्राम्स, ठीक है ना। तो चार्ज टू मास रेशियो अलग आता है। अच्छा, चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन की सूरत में कोई सी भी गैस रख दो, कोई सा भी इलेक्ट्रोड रख लो, सबकी वैल्यू सब में चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू एक जैसी आई। लेकिन पॉजिटिव रेज में गैसेस के हिसाब से ये चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू चेंज हो रही है। यानी कि अगर हम ओके सर। हाइड्रोजन रखेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, ऑक्सीजन रखूंगा तो कुछ और वैल्यू आएगी, नाइट्रोजन रखूंगा तो कुछ और वैल्यू आएगी। कोई वजह बता सकता है मुझे इसकी? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बहुत सारे होंगे डिफरेंट गैसेस में, नहीं और ना, उसके बाद उनका मास भी डिफरेंट होगा। उल्टा बोल दिया, इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो उसमें से कुछ निकलेंगे ना, सब तो नहीं निकल जाएंगे ना, तो या सब निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन का मास बेटा काउंट नहीं होता है ना एटम बनाने में। एटम के मास में इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ी काउंट करते हैं। ये तो मैंने तुम लोगों अच्छा। को बेसिक कॉन्सेप्ट में ही बताया था ना, यस सर। यस सर। ठीक है ना। अब हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, तो डिवाइड जब होगा तो वो एक प्रोटॉन के मास से होगा। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स होते हैं, तो 8 जब डिवाइड होगा तो 8 प्रोटॉन के मास से होगा। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होते हैं, तो 7 प्रोटॉन के मास से डिवाइड होगा।
इस वजह से अच्छा। इसका चार्ज टू मास रेशियो हर गैस का अलग आता है। इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा यही रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो सेम आता है। क्योंकि सही यहाँ सर। पर ऐसा नहीं है ना कि एटम का इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा हो, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की रेडिएशन ट्रेवल कर रही है ना, कोई एटम का तो तार यस थोड़ी नहीं सर। है कैथोड में, दैट्स व्हाई। यस ठीक सर। है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा एक बात, बाकी सर जो अच्छा, एक और प्रॉपर्टीज बात है, क्वेश्चन है जी बोलो। सर, अगर हम लोग ऑक्सीजन कह सकें तो इसके सब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे एटम में से? नहीं, कुछ निकलेंगे, हो सकता है सारे भी निकल जाएं, हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, अगर जो कुछ रह गए तो वो हम उस वो भी अट्रैक्ट हो जाएंगे ना उससे, तो क्योंकि हाँ उसमें बेटा, ज्यादातर क्योंकि तो पॉजिटिव चार्ज हो बिल्कुल जाएगा ना। डोमिनेंट जो होगा उसी के हिसाब से चलेगा ना मामला, डोमिनेंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज, सही। तो उसी हिसाब से चलेगा। ओके सर। अच्छा, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो काफी ज्यादा वैसी होती है जैसे कैथोड रेस की होती हैं, यानी कि इनके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होती है, इनके अंदर भी मैकेनिकल पावर होती है। ठीक है, दे कैन ऑल्सो इंक्रीज टेम्परेचर, ये टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं जैसे कि कैथोड रे कर रहे थे। तो कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैथोड रेज जैसी सिमिलर होती हैं, तो वो मैं अलग अलग से मेंशन नहीं कर रहा, वो सेम है, वो मैंने यहाँ जिक्र कर दिया, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल पावर और टेम्परेचर इंक्रीज, ये आप कैथोड रे से ही यहाँ पर ले सकते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर याद रखना, अ, जो चार्ज टू मास रेशियो है, एक मिनट देना जरा। जी, तो हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो बेटा किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। और चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पॉजिटिव रेस का जो चार्ज टू मास रेशियो होता है इज लेस देन कैथोड रेस, ये हमेशा कैथोड रेस से कम होता है। अच्छा, हाइड्रोजन वाले पॉइंट को कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि चार्ज टू मास रेशियो हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि उसका मास कम होता है। क्योंकि उसका मास कम होता है, वेरी गुड। हाइड्रोजन का मास, सब में जितनी भी गैसेज हैं सबसे कम हाइड्रोजन का मास होता है, और जैसे सर जैसे इसका मास तो बढ़ता जो जाएगा चार्ज टू मास रेशियो कम होता चला जाएगा। बोलो बेटा, क्या कह रही हो? कम होता जाएगा। यस सर, अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 1 होता है। सही है। इसी तरह अगर किसी गैस का आगे आगे चलते रहे तो जो नंबर आते रहते हैं उनके एटॉमिक नंबर, तो उसके लास्ट से फिर वो होगी ना गैस। बिल्कुल। यानी अब अगर क्लोरीन का जैसे कोई वैसे ही होगा 17, ना सर? हाँ बिल्कुल। यस सर। अच्छा, एक तो बात फिर ये कि उसके बाद जो क्लोरीन बोलो बोलो बोलो। यस सर, आप बोले आप बोले। नहीं नहीं, तुम बोलो। नहीं सर, आप बोले, मेरी बात हो गई है, मुझे समझ में आ गई है बात। अच्छा अच्छा। अच्छा, पांचवा जो पॉइंट था, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पॉजिटिव रेस वो कम होता है कैथोड रेस से, क्यों? वजह बता सकता है कोई? क्या सर? पॉजिटिव रेस का जो चार्ज टू मास रेशियो होता है वो कैथोड रेस से कम होता है, क्यों? तो यहाँ भी वही, ये कैथोड का मास कम है। भाई सर, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, सिंपल है। जैसे देखो, मिसाल के तौर पे 12 है, अगर 12 को मैं 2 से डिवाइड करूं और 12 को मैं 6 से डिवाइड करूं, बल्कि 6 नहीं ले रहा, 4 यस से, सर। पहले का आंसर 6 आएगा, 6 आएगा। इसका आंसर 3 6 यस आएगा। आएगा। सर, 3 आएगा। इसका 3 यानी आएगा। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाएगा आंसर उतना छोटा होता चला जाएगा। तो यस सर। 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 27 जो मास वैल्यू है प्रोटॉन की वो बड़ी है बेटा, और 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 28 जो इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू है वो छोटी है। तो इसका आंसर हमेशा बड़ा आएगा, इसका आंसर हमेशा छोटा है। सर ये प्लीज दोबारा रिपीट कीजिएगा, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि चार्ज टू मास 0.5। रेशियो जो पॉजिटिव रेस का है
वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कैथोड, कम होता है सॉरी, एज कम्पेयर टू कैथोड रेज। क्यों कम होता है सर? बेटा कम इसलिए होता है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है, देखो इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है। अगर मैं एक कांस्टेंट नंबर ले लूं, मैंने एक कांस्टेंट एग्जांपल देकर ये बात समझाई है, मैं वो फिर रिपीट कर देता हूं तो तुम लोगों को बात इजीली समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 12, इस 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं और 4 से डिवाइड करूं, तो 2 से डिवाइड करूंगा आंसर आएगा 6 और 4 से डिवाइड करूंगा आंसर आएगा 3। तो इधर आंसर बड़ा आ रहा है और इधर आंसर छोटा आ रहा है। समझ गए? तो जितना जी डिनोमिनेटर सर। बड़ा होगा आंसर उतना, जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना आंसर छोटा होगा, और जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा उतना आंसर बड़ा होगा। ये इस तरीके से। तो मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है बेटा। -27 बड़ा होता है, -28 छोटा होता है, ये कह रहा हूँ। ठीक है, यस सर। क्लियर ओके है? सर। कोई सवाल तो नहीं मजीद? नो सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलें, क्लास ऑफ कर रहा अच्छा हूँ। सर, एक और क्वेश्चन है। जी बेटा बोलो बोलो। सर ये जो मास है, हम्म ये 400 मास लेते हो, ये 400 प्रोटॉन का है। हम्म ओके सर। अच्छा, और जो मास है वो भी प्रोटॉन का है क्या? जी बेटा, प्रोटॉन का ही और होगा। प्रोटॉन का मास हर गैसेस के लिहाज से अलग ही होगा ना? हाँ, क्योंकि हर जो गैस में प्रोटॉन की तादाद अलग अलग प्रोटॉन। होती है ना। अच्छा, तो ये जो हम सिर्फ एक प्रोटॉन को नहीं देखेंगे, हम जितने भी प्रोटॉन होंगे उनका वो होगा, जी बेटा, जी जी सब टोटल होगा। जी बेटा। ओके सर, आगे सर। चलें, अल्लाह हाफिज। सर जी बेटा अल्लाह बोलो। सर। अल्लाह हाफिज सर। सर पिछले जो स्क्रीनशॉट ना मैं ले नहीं पाया था, तो वो जरा सेंड कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, साहर बेटा ग्रुप पे डाल देना, मैं भेज देता हूँ। सर वो डले में ग्रुप पे ऑलरेडी। ठीक है बेटा, ओके।